हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने क्या देखा? लास्ट टाइम हमने देखा कि कोई कार जब टर्न करती है तो हम दो चीज़ों की हेल्प लेते हैं, फ्रिक्शन की, बैंकिंग की। तो पार्ट 1 में मैंने आपको दोनों अलग अलग करवाया। फिर पार्ट 2 में हमने क्या किया कि दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, कार को टर्न करवाते हैं। फिर आपको मैंने मिनिमम स्पीड का डेरिवेशन करवाया, मैक्सिमम सेफ स्पीड का डेरिवेशन करवाया, और फिर आपको मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर बताई भी थी। एंगल से रिलेटेड कुछ बताया था। मिनिमम स्पीड के लिए म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा होना चाहिए, और मैंने कहा था कि वहाँ पर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है ना। किसके लिए? मिनिमम स्पीड के लिए। यानी क्या, अगर हम लोगों को मिनिमम स्पीड वाली कंडीशन लानी है तो बैंकिंग 45 डिग्री से ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो आइए इसी से हम लोग क्या करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। और फिर हम लोग हमारा वेल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं, और उसके बाद कॉनिकल पेंडुलम, ये दोनों हम लोग आज करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो VCM पर होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसके मैं 2 लेक्चर्स बनाऊंगा, एक बोर्ड्स के लिए और एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड में बहुत ही थोड़ा करना है आपको, एंट्रेंस में ज़्यादा करना है आपको उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आइए। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है तो डेथ ऑफ वेल ऑफ डेथ। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये V मिनिमम वाला जो 0 था ना, इसको समझना पड़ेगा कि मिनिमम सेफ स्पीड बैंक रोड पे हमने क्या कर दिया था, 0 रखा था, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर गाड़ी खराब भी हो जाए तब भी हम क्या करें, उसको रोके रहें, है ना, रुक सके वो। मिनिमम स्पीड अगर रख देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी तो रोक नहीं पाएंगे, उतनी मिनिमम स्पीड से उसको चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो वो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि V मिनिमम के लिए म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, tan थीटा, या थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 डिग्री मैंने आपको बताया था। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं आज। इसी से चर्चा करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हमारे वेल ऑफ डेथ में आगे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं ये क्या चीज़ है। ये जो है मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम स्पीड वाली जो कंडीशन है उसका जो हमने फॉर्मूला डिराइव कराया था वो तभी होगा जब बैंकिंग एंगल छोटा होगा। आइए समझते हैं, देखते हैं। आपने क्या कर दिया, आपने सबसे पहले बैंकिंग की मान लो 10 डिग्रीज की। यहाँ पर मान लो हमारी क्या है, कार है ना। तो यहाँ पर V मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब क्या, गाड़ी आप रोके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एंगल क्या लिया, 10 डिग्री लिया। बस समझ में आ रही। तो यहाँ पर आप गाड़ी को रोके रख सकते हैं, गाड़ी खराब होगी तो रुक भी सकती है। सेकेंड केस में मैं क्या करता हूँ, सेकेंड केस में मैं ये बैंकिंग एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसी बैंकिंग एंगल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहीं पे रखते हैं इसको, बैंकिंग एंगल को आप क्या कर देते हैं, अब हम लोग कर देते हैं मान लो 30 डिग्री। मैंने 30 डिग्री कर दिया। अभी भी कार हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पर रुक सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, बैंकिंग एंगल को मान लेते हैं मैंने 45 डिग्रीज कर दिया। कितना कर दिया, अब मैंने टोटल एंगल कितना कर दिया, 45 डिग्रीज कर दिया। तो अगर मैंने 45 का टोटल एंगल कर लिया, ये वाला पूरा एंगल 45 डिग्रीज का कर लिया, अब जो हमारी कार है अब वो यहां से फिसलना शुरू होगी। मतलब क्या, जब 10 डिग्रीज पर था तो कार रुकी रह सकती थी। V मिनिमम क्या है, 0 था, मतलब कार को आप रोक सकते थे, रुकी रह सकती है कार। जब 30 डिग्री का आपने क्या कर दिया, डिवीजन लेकर आया, तब भी क्या हो सकता है, तब भी यहां पर कार रुकी रह सकती है। तो यहां पर भी V मिनिमम 0 रह सकता है। लेकिन 45 का आपने कर दिया, 45 की अगर बैंकिंग है तो और आपने गाड़ी को रोका, गाड़ी का आपकी वेलोसिटी 0 कर दी, ये कार यहां पर रुकेगी नहीं, कार नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगी। बस समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको 60 पर लेके गए, 60 डिग्री आपने कर दिया। गाड़ी तो 45 पे नहीं रुक रही थी, 60 पे क्या रुकेगी, नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगी। बात समझ में आ रही है। अब यही चीज मैं क्या करता हूं, बैंकिंग 10, 30, 45, 60, अब मैं क्या करता हूं, ये बैंकिंग 90 का कर देता हूं। ऐसे कर देता हूं, रोड को उठाते कितना कर दिया मैंने, 90 की बैंकिंग कर दी। समझ आ गया। और यहां से क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो 90 का हो गया। और यहां से ऐसा मैं क्या करता हूं, एक सबसे पहले यहां पर मैं कोई कार को रखता हूं। तो मुझे बताइए, कार अगर यहां पर होगी तो कार नीचे की तरफ क्या करेगी, स्लाइड तो ऑब्वियसली कर जाएगी, नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर चारों तरफ एक लकड़े का सिलेंडर बना देता हूं। क्या कर देता हूं, लकड़े का सिलेंडर बना देता हूं। समझ आ गया। जैसे ही मैं लकड़े का सिलेंडर बना देता हूं तो क्या होगा, लकड़े का सिलेंडर बनाने से, अरे भाई यही तो आपका क्या बन गया,
ये आपका बन गया वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ क्या होता है? वेल ऑफ डेथ बेसिकली एक ऐसा बैंक्ड रोड है जो 90 डिग्री पे बैंक्ड है, समझ आ रहा है, जिसकी बैंकिंग क्या है 90 डिग्री की, और 90 डिग्री पे बैंक होने की वजह से क्या, आप मुझे बताओ, क्या तुम यहां पर कार को रखोगे तो कार रुके रहेगी क्या? नहीं रुक सकती। कार को रेस्ट पर रखोगे तो कार रुकी नहीं रख सकती, कार क्या होगी, नीचे की तरफ स्लाइड होगी। आप अब क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कार कौन सी स्पीड पे चले कि वो नीचे की तरफ स्लाइड होकर के ना गिरे और वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। तो वो मिनिमम स्पीड आपको अब निकालनी है। बात समझ में आ रही है? एक बार पूरा समअप करते हैं। मैंने 10 डिग्री पे क्या कर दिया, रोड को बैंक किया, कार उस पे थी, कार को मैं क्या करता हूं, रेस्ट पर रखूंगा तो कार रुकी रहेगी। 30 डिग्री पे रुकी रहेगी, 45 पे फिसलना शुरू करेगी। अगर मैं चाहता हूं कार नीचे की तरफ ना फिसले तो क्या करना पड़ेगा, कार को किसी मिनिमम स्पीड से चलाना पड़ेगा। यानी अगर एंगल ऑफ बैंकिंग 45 से ज्यादा है तो मैं कार को रास्ते पे रोके नहीं रख सकता। क्यों नहीं रोके रख सकता? अरे भाई वो एंगल ऑफ रिपोज को क्रॉस कर गया। ऐसा आर्मी सर्विस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को मैंने फ्रिक्शन में बताया था ये चीज कि एंगल ऑफ रिपोज नाम की चीज होती है जिसपे क्या होता है, जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी कॉमन सेंस है, अगर आप क्या करेंगे 45 के एंगल से अगर आपने क्या कर दिया, आपने इसको ज्यादा कर दिया, 45 के एंगल से क्या कर दिया, इसको ज्यादा कर दिया, 45 तक लेके गए तो फिसलना शुरू कर रहा है। 45 से थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो क्या होगा, नीचे फिसलना शुरू हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि नीचे की तरफ क्या हो, फिसले, हम नहीं चाहते कि नीचे की तरफ फिसले, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार को मिनिमम स्पीड से चलाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 45 से कम वाले एंगल पे मिनिमम स्पीड क्या रह सकती है, 0। मतलब कार को आप रोक सकते हैं, मिनिमम स्पीड 0 रहने का मतलब कार को आप रोक सकते हैं, समझ आ गया, रोके रख सकते हैं। लेकिन 45 से ज्यादा पर आप कार को रास्ते पे रोक नहीं सकते, आपको उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी स्पीड पे चलाना ही पड़ेगा। तो 45 से 60 किया तब भी चलाना पड़ेगा, अगर नहीं चलाओ रोकोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। 90 पे लगे जाओगे तब भी नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। समझ आ गया? ये जो आपका वेल ऑफ डेथ है ना, ये बेसिकली यही है, एक ऐसे रोड पे आपको गाड़ी चलानी है जो 90 पे बैंक्ड है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि 90 पे बैंक्ड वाला रोड है। और ऑब्वियसली बात है, जब आप 45 पे ही, जब आपने 45 पे बैंकिंग की, आप तभी गाड़ी को नहीं रोक पा रहे थे, तो 90 वाली बैंकिंग पे गाड़ी नीचे फिसलने से कैसे रोकेगी? तो आप रोक तो नहीं सकते गाड़ी को, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी मिनिमम स्पीड से उसको चलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो वही आपको आज निकालना है कि वो मिनिमम स्पीड कितनी है जिससे आप उसको चलाएंगे तो वो नीचे की तरफ ना फिसले। क्लियर है? मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि बेसिकली हमको करना क्या है, ठीक है ना। वेल ऑफ डेथ में तो हमको उसका फिजिक्स सीखना है कि बेसिकली कितनी इसकी स्पीड मिनिमम अपने को रखनी पड़ेगी। तो वेल ऑफ डेथ, वेल कह लो, वॉल कह लो, ठीक है। इसके दूसरा भी एक केस बनता है, वो भी मैं आपको करवा ही दूंगा ताकि न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक सिलेंडर ले रहे हैं और उस सिलेंडर में बेसिकली हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी मान लो बाइक है या कार है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास व्हीकल है, तो ये हमारा पास व्हीकल है और ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल क्या कर रहा है, ये व्हीकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अजान होने दीजिए, कंटिन्यू करते हैं उसको। समझ आ गया आपको? वही मिनिमम स्पीड क्या करनी, निकालनी। टेढ़ा दिख रहा है क्या, सही कर दें इसको, सही कर देते हैं इसको। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उस कंटेनर का ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है, वो व्हीकल है, ठीक है ना। वो पर्सन व्हीकल चला रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब जो है इसको समझने की कोशिश करिए। जो व्हीकल का टायर है और ये जो सरफेस है सिलेंडर का, उनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन। और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg। अरे वेट एक्ट कर रहा होगा ना व्हीकल का, व्हीकल का मास क्या माना आपने, m माना है ना। तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में बच्चों क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। क्यों? अरे भाई mg क्या चाहता है, mg इसको नीचे खींचना चाहता है, तो रिलेटिव मोशन कहाँ होना चाहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज यहां पर जिसको आपको समझना है वो ये है कि बेसिकली यहां पर देखिए, ये जो है व्हीकल वो इस सरफेस के कांटेक्ट में है और नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होगी तो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लग रहा है। समझ आ गया, क्लियर है? तो अगर आप ग्राउंड से खड़े रह करके देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि
mg को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आप यहां बैठ करके सोचेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इस पर यहां पर अगर आप चीटी बन करके बैठ गए, मुझे बताइए आप क्या सोचेंगे, आप बोलेंगे यहां पर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ गया। तो दोनों तरीके से जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आपको बता देता हूं। तो आप यहाँ पर चीटी बन करके बैठिए और यहाँ पर बैठ करके सोचिए कि क्या हो रहा है। तो चीटी को क्या लगेगा, चीटी को लगेगा कि भाई, यानी चीटी कहाँ पर बैठी है, वो व्हीकल पे बैठी है, तो चीटी को लगेगा कि बेसिकली क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है डिस्टेंस, वो क्या मान लिया मैंने, रेडियस, और r, और ये क्या है हमारा v क्या है, स्पीड है। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। एंड दूसरी चीज क्या समझ में आ गई कि जो आपका mg है वो कभी भी फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, यानी क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि अगर mg ज्यादा हो जाएगा तो नीचे खींच जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो mg जो है शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, कम या उससे इक्वल होना चाहिए, mg उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो mg लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया। mg यहां पर म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है mv²/r, है ना। देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या है अपने पास, mv²/r, है ना। यहां से अपन ने ले लिया इसको, यहां पर पुट किया, तो मुझे बताइए m और m क्या हो गया, कैंसिल। तो देयरफॉर g इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू v²/r। तो देयरफॉर v² क्या होगा, rg/μ। सॉल्व कर लीजिए इसको, कि rg/μ इज लेस देन इक्वल्स टू v²। दिस इंप्लाइज, बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू v, और ये जाएगा √rg/μ। ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। समझ आ गया, ये मिनिमम वेलोसिटी है। समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चाहता है कि व्हीकल क्या करे, वेल ऑफ डेथ में चलाए, समझ में आ गया, और नीचे ना गिरे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम इतनी स्पीड से अपने व्हीकल को चलाना पड़ेगा। वो कुछ डिपेंड नहीं करता कि आपके बाइक हो, आपकी कार हो, क्यों, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो बेसिकली क्या है, आपको सिर्फ इतना बता दिया गया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो व्हीकल है वो नीचे की तरफ ना फिसले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी मिनिमम से कम इतनी स्पीड से चलाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम इतनी स्पीड से अगर आप चलाएंगे तो आपकी गाड़ी नीचे की तरफ नहीं फिसलेगी। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन इसका समझा दिया। इसका दूसरा एक फॉर्मेट होता है, उसका भी फिजिक्स बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो आपको वो भी बता देता हूं मैं। तो उसमें घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान होता है वो। आओ मैं समझाता हूं आपको। तो वेल ऑफ डेथ हो गया, ठीक है ना। उसको कहते हैं रोटर। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं रोटर, ठीक है ना। वो ऐसे ही कुछ होता है उसको भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रोटर के बारे में समझाता हूँ, फिर हम लोग कॉनिकल पेंडुलम करेंगे, और आज का लेक्चर हम लोग एंड करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग VCM पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। न्यूमेरिकल्स एक साथ सब करा दूंगा, ठीक है, फिक्र नहीं करने का। सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना बाद में, तो एक साथ पूरे न्यूमेरिकल तुमको सॉल्व मिलेंगे, समझे। सॉल्व वाले अलग से पूरे एक रिकॉर्ड कर दूंगा, और अनसॉल्व वाले अलग से पूरे रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। आ जाओ। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, रोटर, क्योंकि मुझे बाकी एंट्रेंस का पार्ट भी कवर करना है। तो रोटर जो है इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो रोटर में क्या होता है, रोटर में देखिए ध्यान से, वैसे ही आपके पास क्या होता है, सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में क्या करते हैं अपन, ये वाले एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर को ओमेगा से क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही सिलेंडर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेटफॉर्म पे क्या हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैं खड़ा हो गया, है ना, तो लोग इस पे क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, ऐसा है। तो अब क्या होता है, इसको घुमाना शुरू करते हैं, रोटेट करवाते हैं। अभी यहाँ पर पर्सन अंदर से गाड़ी नहीं चला रहे, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, अपने आप में सिलेंडर अब रोटेट कर रहा है। समझ आ गया, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, अब सिलेंडर यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब बॉडी रोटेट करेगी तो पार्टिकल अंदर के क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। तो ये पार्टिकल, ये आदमी जो है, ये मैन जो है, वो क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, उसके साथ में सर्कल में घूमेगा। अब क्या, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये भी यानी क्या, सिलेंडर ऐसे घूमते जा रहा है, सिलेंडर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अंदर का पर्सन भी क्या कर रहा है, उसके साथ में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है। अब जो है अचानक से हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म निकाल देते हैं, प्लेटफॉर्म गिरा देते हैं, या नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा लेवल। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे ले लेते हैं
ये पर्सन गिर जाना चाहिए, ये नहीं गिरता है। यही रोटर का कॉन्सेप्ट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है कि हम क्या करते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म नीचे से हटा देते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो प्लेटफॉर्म मैंने क्या कर दिया, नीचे से जैसे ही हटा दिया तो अब क्या हो जाएगा, मान लो प्लेटफॉर्म को यहाँ लेकर आ गए हम लोग, लेकिन ये पर्सन नीचे नहीं गिरेगा। पर्सन नीचे क्यों नहीं गिरेगा, आइए उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन का एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। सेम वही कहानी, नीचे क्या होगा, एमजी लगेगा। इसके कपड़े, पर्सन के कपड़े और ये जो आपका सरफेस है सिलेंडर का सरफेस और पर्सन के यानी मैन के कपड़ों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन, वो लगेगा ऊपर। और ये कॉन्टैक्ट में तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या बोल दो, वैसे ही बोल दो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो एक इनर्शियल से करा दिया, एक नॉन इनर्शियल से करा दिया, दोनों कवर हो गए। और एंड यहां पर वही कहानी फिर से, mg शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, mg का भाई ज्यादा हो जाएगा प्रभाव, तो mg क्या करेगा, नीचे खींचेगा उसको, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा वही mv स्क्वायर बाय r, या फिर इसको mr ओमेगा स्क्वायर लिखिए। यहाँ पर आपको निकालना है कि कितने एंगल, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से आप उसको घुमाएं कि वो पर्सन नीचे ना गिरे। तो ओमेगा आपको निकालना है, दोनों आपको निकाल के बता देता हूँ। ये हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग जानते हैं, mg म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, है ना। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आया mr ओमेगा स्क्वायर, m और m क्या हो गया, कैंसिल, g इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू r ओमेगा स्क्वायर। तो g अपॉन म्यू r इज लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g अपॉन r इंटू म्यू। समझ आ गया, क्लियर है। तो ये आपका ओमेगा मिनिमम है, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा ताकि ये पर्सन प्लेटफॉर्म नीचे गिराने के बाद भी नीचे ना गिरे। समझ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका रोटर का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है न्यूमेरिकल वगैरह में पूछा जा सकता है, तो वो आपको मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको करा दिया, उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है ना। पहले जो सिलेबस था उसमें कॉनिकल पेंडुलम में ज़्यादा चीज़ें निकाली गई थी, अब तो बहुत ही कम चीज़ें निकाली हैं उन लोगों ने, तो वही निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, फिक्र नहीं करने का, बहुत ईजी है वो भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझे तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि ये हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद अपने को पढ़ना है कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉनिकल पेंडुलम। ये कैसा पेंडुलम होता है, क्योंकि सर सिंपल पेंडुलम सुना है, कई सारे पेंडुलम होते हैं। जैसे कॉनिकल पेंडुलम अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल पेंडुलम आगे बचपन से पढ़े हैं, आगे जा करके थोड़ा सा और रिगरस उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह देखेंगे। फिर फोकॉल्ट्स पेंडुलम होता है, ऐसे बहुत सारे, और कंपाउंड पेंडुलम होता है, ऐसे कई सारे पेंडुलम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको भी जो पढ़ना है वो है कॉनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ये दो पेंडुलम्स आपको पढ़ने हैं। तो बहुत सिंपल है ये, देखो ध्यान से। एक आपने क्या कर दी, रस्सी ले ली, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रिंग। और आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पर पत्थर बांध दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉब। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका बॉब है, ठीक है। उसको आपने यहाँ से क्या कर दिया, इसको होल्ड करके रखा। अब आप क्या करते हैं, इसको अगर ऐसे आप क्या करते हैं, ऐसे ऑसिलेट करवाते हैं, तो ये तो ऑसिलेशन है, ये क्या है, ऑसिलेशन है, ठीक है ना। अब क्या, आप यहाँ पर उसको ऑसिलेट नहीं करवा रहे, आप क्या करवा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपके पास ये स्ट्रिंग है और आप क्या करते हैं, ये आपका जो बॉब है ना, इसको आप एक एंड पे लेकर के जाते हैं और उसको ऐसा क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्या मतलब हो गया इसका, इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग लेकर के, स्ट्रिंग को लेकर के आप अभी ऐसे ऑसिलेट नहीं करवा रहे, आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अब हमारा जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ना कि ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये नहीं, ये परफॉर्म कर रहा है। समझ आ गया। अगर आप गौर से देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो देखिए ध्यान से, ये कोन फॉर्म कर रहा है, स्ट्रिंग जो है वो क्या फॉर्म कर रही है, कोन फॉर्म कर रही है। इसी वजह से ये जो स्ट्रिंग कोन फॉर्म कर रही है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये अपने को समझ में आता है, ठीक है ना। अब कॉनिकल पेंडुलम में अपने को क्या करना है, कुछ चीज़ें निकालनी है, कुछ छोटे मोटे डेरिवेशंस करने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। आइए देखिए ध्यान से। तो कॉनिकल पेंडुलम दोनों फ्रेम के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। पहले आपने क्या कर दिया, वही स्ट्रिंग ली, या आपने स्ट्रिंग ली,
ये आपने बॉब लिया, इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाया, ठीक है, ऐसे क्या कर दिया आपने, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ये ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपन क्या मानते हैं, आर मानते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल अपन क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या है, टेंशन टी है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ये जो टेंशन टी है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका टेंशन टी है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा बताइए जरा, क्यों थीटा होगा, अरे जेड शेप बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स, समझ आ गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये अंदर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, और नीचे बॉब पे क्या लगेगा, एम जी, इसका मास अपन ने एम माना है, समझ आया, क्लियर है। तो ये आपका मान लीजिए इनर्शियल फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है, ये इनर्शियल है ना। तो इनर्शियल में से इनर्शियल मतलब बाहर की तरफ आप ग्राउंड पे खड़े होकर रेस्ट पर देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, टी साइन थीटा सेंटर की तरफ है, तो टी साइन थीटा किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और टी कॉस थीटा किसका काम करेगा, किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आप क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल के हिसाब से इसको देखिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मतलब क्या, आप खुद बॉब पे बैठ जाएंगे, आप खुद अगर बॉब पे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे मोशन को, तो होगा क्या, आप भी मोशन को एनालाइज करेंगे। आप यहाँ बैठ गए हैं, आप चीटी बन के यहाँ बैठ गए हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अब एनालाइज करेंगे तो यहाँ टी है, ये होगा अलग से, ये अलग, नीचे एम जी, तो बताया था ये थीटा, ये भी थीटा, ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, ये क्या होगा, टी साइन थीटा। अब चीटी क्या बोलेगी, चीटी बोलेगी सर मैं तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर चीटी के हिसाब से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, समझ में आ गया। और टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हो, एम वी ओमेगा भी लिख सकते हो, और वही टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, समझ आ गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह क्या लिखोगे, देखो एम वी स्क्वायर बाहर, देखो दोनों से सेम इक्वेशन बन रही है, इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टी साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपना क्या है, कॉनिकल पेंडुलम, अपन इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से समझा दिया मैंने। अब जो है मैं इक्वेशन डिराइव करके दे देता हूँ, कोई भी एक पकड़ लो आप, जो आपको इजी लगे। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, जो आपको इजी लगे। इक्वेशन तो सेम बनी ना दोनों की, अब तो बस दोनों का डेरिवेशन आपको देखना है, यानी दोनों से एक ही डेरिवेशन आएगा। तो आप क्या लिखोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, टी साइन थीटा, इसको 1 दे दो, और दूसरा क्या है, एम जी इक्वल्स टू क्या है, टी कॉस थीटा, इसको 2 दे दो। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में बताइए क्या होगा, डिवाइड करेंगे एम एम कैंसिल हो जाएगा, टी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर, और ये अंडर रूट, ये आपके पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। समझ आई बात, क्लियर है। तो ये आपके पास ओमेगा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं रब कर रहा हूँ, फिर से बना देता हूँ एक बार, मुझे भी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अपने पास आ गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है समझने की कोशिश करो कि हमारे पास ये जो डायग्राम था कॉनिकल पेंडुलम का, ऐसा कुछ, तो इसमें देखिए ध्यान से, सब ध्यान से देखेंगे। ये आपका रेडियस है, और ये जो है इसको बोलते हैं हाइट h, और ये जो है ना आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, लेंथ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और ये एंगल क्या है, थीटा है। क्लियर, समझ आ गया। ये आपका रेडियस है, इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, और वो क्या आपका लेंथ l है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं। ये एंगल हमारा थीटा है, ये l है, ये h है, ये r है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब क्या, यहाँ से tan थीटा निकालते हैं बच्चों। tan थीटा बताइए क्या होगा, क्या होता है tan थीटा। tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, r है, एडजेसेंट क्या है, h है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा r अपॉन h। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज़ मुझे निकालनी होगी, वो मैं बाद में निकाल लेता हूँ, और मैं आपको ये इसको रहने देंगे, बाद में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मतलब tan थीटा की जगह पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ g इंटू tan थीटा। बताइए क्या है, tan थीटा है अपना r अपॉन h, और ये डिनोमिनेटर में क्या है आपका r है। ये r वो r कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ g अपॉन h। ये ओमेगा मिल गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, h अपॉन g। समझ आ गया। अब
यहाँ से tan थीटा तो निकल गया। अब यहाँ से क्या करो, ये वाले पार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग cos थीटा निकालेंगे। अब बताइए, उसी ट्राइंगल से cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है h, हाइपोटेन्यूज क्या है l, तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा l cos थीटा। तो देयरफॉर टाइम पीरियड की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ये आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। समझ आया, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी निकालनी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दो, क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा g अपॉन l cos थीटा। समझ आ गया। तो जो जो रिक्वायरमेंट था सब आपको निकाल करके दे दिया मैंने, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये ध्यान, तो आज लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में एक साथ पूरा VCM के बाद आपको करा दूंगा। इसके बाद हमको जो नेक्स्ट लेक्चर लेना है ना, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक अहम टॉपिक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं 2 लेक्चर्स बनाऊंगा। पहले मैं आपके बोर्ड्स के लिए बनाऊंगा, उसके बाद मैं एंट्रेंस के लिए एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स पूरे जितने भी सॉल्व वाले हैं सर्कुलर के, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सर्कुलर मोशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं रोटेशनल डायनामिक्स का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो रोटेशनल मोशन है। वो बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और आप बेफिक्र रहिए, हम कर लेंगे उसको, बहुत आसानी से कर लेंगे। जो सेंटर ऑफ मास के कुछ पार्ट्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे एंट्रेंस के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप फिक्र नहीं करें उसकी। तो हम सर्कुलर मोशन को यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके बाद हम लोग सॉलिड से स्टार्ट कर देंगे। फिर वहाँ से मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपके फिजिक्स का एक चैप्टर आप समझ लीजिए कंप्लीट हो गया, उसमें 2 चैप्टर थे, तो एक चैप्टर मैंने यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा दिया। उसके बाद रोटेशनल मोशन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग सॉलिड स्टेट पे जाएंगे, सॉलिड स्टेट करेंगे हम लोग। समझ आ गया। उसके बाद हम लोग मैथ्स करेंगे। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ पार्ट अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए। इसके नोट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, आप जा करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू।